हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने दो चरों पर रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए थे। तो चलिए आज आगे करते हैं। आगे है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12। तो दो स्थानों ए और बी की दूरी 70 किलोमीटर है। दोनों कारें ए व बी से चलना प्रारंभ करती हैं। यदि वे एक दिशा में चलती हैं तब 7 घंटे बाद एक दूसरे को मिलती हैं, और यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तब 1 घंटे बाद मिलती हैं। कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है ए और बी की दूरी 70 किलोमीटर है, यानी कि ए और बी दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। दो कारें ए और बी से चलना प्रारंभ करती हैं, यानी कि दो जो कार हैं वो ए से और बी से चलती हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं, मतलब कि एक ही ओर चलती है, तब 7 घंटे बाद एक दूसरे को मिलती हैं। और यदि वे एक दूसरे की ओर यानी कि विपरीत दिशा में चलती है तब 1 घंटे बाद मिलती है। तब हम लोगों को उन दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो हल नंबर 12, तो जिसमें दिया था हम लोगों को ए और बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर। ये दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। तो दिया है ए और बी के बीच की दूरी इज इक्वल 70 किलोमीटर। तो इतना दिया था हम लोगों को। ए और बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। जैसे मान लिए हम लोग ये दो बिंदु हैं ए और बी दो बिंदु हैं, ए और बी दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। ये मान लिए हैं हम लोग। अब जो कार है वो ए और बी से चलना प्रारंभ करती हैं, यानी कि ए से एक कार चलेगी और दूसरी कार बी से चलेगी, और एक ही दिशा में चलती हैं, यानी कि दाएं साइड जा रहे हैं तो ए भी दाएं साइड चलेगा और बी भी दाएं साइड चलेगा, यानी कि एक ही ओर होगा, यानी कि इसी दिशा में ऐसा चल रहा है दोनों कार। तो जब एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 7 घंटे बाद एक दूसरे को मिलती है। माना वह बिंदु सी पर मिल रही है कितने घंटे बाद? 7 घंटे बाद। तो ये हो जाएगा। तो प्रथम इतना समझ गए होंगे। अब प्रथम शर्त से, या ये जो था वो प्रथम शर्त था, तो उसको यहाँ लिख देते हैं। तो प्रथम शर्त से पहली कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही दिशा सी की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। चलना प्रारंभ करती है तो 7 घंटे में आपस
में मिलती है। आपस में मिलती है। तो ये था प्रथम शर्त। तो दो कार जो था ए से और बी से किस दिशा में, सी की दिशा की ओर चल रहा है, यानी कि एक ही ओर, तब कितने घंटे बाद मिलती है, 7 घंटे बाद। तो ये प्रथम शर्त था। तो हो जाएगा हम लोग का 7 घंटे, तो हो जाएगा 7 यानी कि 7 घंटे बाद 7 घंटे में पहली कार द्वारा चली गई दूरी इज इक्वल टू AC, यानी कि 7 घंटे बाद दोनों कहाँ मिल रहे हैं, सी पर मिल रहे हैं। तो 7 घंटे में पहली कार द्वारा चली गई दूरी क्या होगा, AC होगा। तो AC इज इक्वल टू 7x। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो उसी फॉर्मूला को यहाँ लगाए हैं। तो ये जो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो यहाँ से दूरी निकाल लिए हम लोग किससे, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणित समय। तो यहाँ पर चाल हम लोग क्या माने थे, ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा था और y किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी कार की चाल था। तो इसका जो मान लेते हैं यहाँ, माना पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये मान लिए हैं। तो क्या था, प्रथम शर्त क्या था, प्रथम शर्त था पहली कार ए से तथा दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि एक ही दिशा में सी की ओर। तो 7 घंटे बाद आपस में मिलती हैं। तो मान लिए इसमें माना पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो 7 घंटे बाद पहली कार द्वारा चली गई दूरी इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 7x, ये हो जाएगा। तो चाल बराबर क्या होता है, चूंकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी इज इक्वल टू चाल गुणित समय। तो ये हो जाएगा। तो चाल हम लोग क्या माने हैं, पहली कार की x किलोमीटर और दूसरी कार की चाल y किलोमीटर। तो यहाँ पहली कार की दूरी निकाल रहे हैं, तो चाल कितना हो जाएगा, x होगा ये x, और समय कितना दिया था, 7 घंटा दिया था। तो 7 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा। तो इतना समझ गए। अब इसी तरीके से दूसरी का भी निकाल लेते हैं। तो 7 घंटे बाद दूसरी चाल, तो 7 घंटे बाद दूसरी कार द्वारा चली गई दूरी। तो 7 घंटे बाद दूसरी कार द्वारा चली गई दूरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। तो 7 घंटे बाद दूसरी कार यहाँ से चलती है B से, और कहाँ पर मिल रहे थे दोनों, C पर। तो दूसरी कार द्वारा चली गई दूरी क्या होगा, B से लेकर C तक की दूरी होगा, यानी कि BC होगा। और ये कितना किलोमीटर होगा, तो BC दूरी है, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। दूसरी कार की चाल क्या है, दूसरी की चाल
y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चाल कितना हो जाएगा y, और समय कितना था 7 घंटा। तो यहाँ पर भी y इंटू 7 होगा, तो कितना आ जाएगा 7y, यानी कि ये, तो इतना होगा दूसरी काल द्वारा चली गई दूरी। तो अब AC यानी कि A से लेकर C तक की दूरी किसके बराबर होगा, AB प्लस BC के बराबर होगा। तो यहाँ से यानी कि A और C की को हम लोग क्या लिख दिए हैं, AB प्लस BC, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग रख देते हैं, AC कितना है, AC 7x था, और AB 70 किलोमीटर हो जाएगा। हाँ, A से लेकर C तक की दूरी क्या था, 7x था, और AB कितना है 70 किलोमीटर था, प्लस BC कितना है 7y, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से चर वाले पद को एक तरफ ले लाएंगे और अचर को एक तरफ, यानी कि 7y को इधर ले लाते हैं, तो हो जाएगा 7x माइनस 7y इज इक्वल टू 70, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से 7 कॉमन ले लेते हैं लेफ्ट साइड से, तो 7 कॉमन, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 70, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ से कट गया है, 7 1 7, 7 10 70, ये हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो जाएगा हम लोग का। तो इतना समझ में आ गया। अब पुनः जब दोनों कारें एक दूसरे के विपरीत दिशा में A तथा B से चलना या चलती है, तब वे माना D स्थान पर 1 घंटे बाद मिलती है। तो ये पुनः क्या था, कथन, जब दोनों कारें एक दूसरे के विपरीत दिशा A तथा B से चलती हैं, तब वे माना D स्थान पर 1 घंटे बाद मिलती हैं। ये दूसरे शर्त के अनुसार हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से दो बिंदु A और B था, यहाँ से विपरीत दिशा में चल रहा है, यानी कि ये जो है इस दिशा में और B जो है इस दिशा में चलेगा, तो ये दोनों विपरीत होगा। तो कहाँ पर मिलते हैं, बिंदु D पर मिलते हैं, कितने घंटे बाद, 1 घंटे बाद। तो हो जाएगा द्वितीय शर्तानुसार या द्वितीय शर्त से पहली कार 1 घंटे में AD दूरी तय करती है। तो द्वितीय शर्त से क्या हो जाएगा, पहली कार 1 घंटे में AD दूरी तय करती है, यानी कि A से लेकर D की दूरी तय करेगी कितने घंटे में, 1 घंटे में। वही दूरी इज इक्वल टू चाल गुणित समय का फॉर्मूला लगा दिए हैं, तो AD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
x हो जाएगा। तो चाल कितना है था पहली कार का x था और समय कितना ले रहा है 1 घंटा। तो क्या होता है दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो चाल हम लोग का x था और समय 1 घंटा था। तो x इंटू 1 तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ये हो जाएगा पहली कार द्वारा चली गई दूरी। और इसी तरीके से दूसरी कार इसी तरीके से तथा दूसरी कार 1 घंटे दूसरी कार 1 घंटे में BD दूरी यानी कि 1 घंटे बाद कहाँ तक दूसरी कार जो है B से लेकर D तक की दूरी तय करेगा, क्योंकि दोनों कहाँ मिल रहे हैं D पर मिल रहे हैं। तो हो जाएगा BD दूरी तय करती है। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा BD, तो BD इज इक्वल टू Y हो जाएगा Y। तो इतना समझ गए होंगे। अब तो अतः क्या हो जाएगा AB इज इक्वल टू AD प्लस BD, यानी कि AB इज इक्वल टू AD प्लस BD। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर मान रख देंगे। तो AB का मान कितना था 70 था, AD कितना था X था और BD Y था। तो प्लस Y हो जाएगा। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं X प्लस Y इज इक्वल टू 70। तो ये हम लोग का समीकरण 2 हो जाएगा। अब इन्हीं 2 समीकरण जो प्राप्त हुआ है उसी को हल कर देंगे। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 क्या था हम लोग का x प्लस वाई इज इक्वल टू समीकरण x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 था। और समीकरण 2 है हम लोग का x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। इन दोनों को प्लस कर देते हैं। तो x प्लस x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और y माइनस में है और एक y प्लस में है। तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 80/2। तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2 1 जा 2 2 4 जा 8 और 0 का 0, यानी कि x इज इक्वल टू 40। तो x इज इक्वल टू 40 मिल गया। अब x का मान हम लोग किसी भी समीकरण में रख देंगे 1 में या 2 में। तो चलिए हम लोग 1 में रखते हैं। तो x इज इक्वल टू 40 समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 था x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो x का मान रख रहे हैं हम लोग कितना 40। तो 40 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो y निकालना है हम लोग को। तो 40 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 40 हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -30 आएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो y इज इक्वल टू 30। तो हम लोग इस तरीके से x और y का मान निकाल लिए और x और y ही क्या था दोनों कारों की चाल था। तो अतः पहली कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी कार की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक विद्यालय में 2
कमरों ए और बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। जब ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं तो दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। और जब 20 विद्यार्थी यानी कि 20 विद्यार्थी बी से ए में भेज दिए जाते हैं तब ए के विद्यार्थियों की संख्या बी से दुगुनी हो जाती है। प्रत्येक कमरे में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो कमरा है ए और बी, जिसमें कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। जब ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं तो दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाती है? समान हो जाती है। और जब 20 से यानी कि 20 विद्यार्थी बी से ए में भेज दिए जाते हैं तब ए के विद्यार्थियों की संख्या ए के विद्यार्थियों की संख्या बी से क्या हो जाती है? दुगुनी हो जाती है। तब प्रत्येक कमरे में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कुछ विद्यार्थी बैठे हैं दोनों कमरे में, तो हम लोगों को दोनों कमरे का जो विद्यार्थियों की संख्या है वो नहीं पता है, तो उसको हम लोग मान लेंगे x और y। तो चलिए देखते हैं इसका हल। तो हल नंबर 13। तो माना कमरे ए में विद्यार्थियों की संख्या x है, तो कमरे ए में विद्यार्थियों की संख्या हम लोग x मान लिए, और कमरे बी में विद्यार्थियों की संख्या y है, तो ये मान लिए हैं। तो यानी कि कमरे ए में विद्यार्थियों की संख्या x और कमरे बी में y है। अब प्रथम शर्त से क्या दिया था? प्रथम शर्त ए कमरे से 10 विद्यार्थी बी कमरे में भेजने पर ए में विद्यार्थियों की संख्या इज इक्वल टू x - 10 हो जाएगा। तो क्या बोला था? प्रथम शर्त ए कमरे से 10 विद्यार्थी बी कमरे में भेज देते हैं, यानी कि 10 विद्यार्थी बी में भेज देते हैं तो ए में क्या हो जाएगा? 10 विद्यार्थियों की संख्या कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा? पहले हम लोग का कुल विद्यार्थी कितना था? कमरा ए में x था। अब 10 विद्यार्थी भेज दिए जा रहे हैं तो 10 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हो जाएगा हम लोग का ए में विद्यार्थियों की संख्या इज इक्वल टू x - 10 हो जाएगा। और बी में क्या हो जाएगा? 10 बढ़ जाएगा। तो हो जाएगा बी में विद्यार्थियों की संख्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y + 10। तो ए से बी में भेज रहे हैं तो 10 कम होंगे और y में क्या हो जाएंगे? 10 बढ़ जाएंगे, यानी कि 10। तो ये हो जाएगा। अब परंतु क्या हो जाता है जब इस तरीके से, मतलब कि ए से 10 भेजते हैं और बी में आते हैं 10, तब हो जाएगा हम लोग का परंतु दोनों की संख्या समान हो जाती है, बोला था समान हो जाती है। कब? जब ए से 10 विद्यार्थी बी में भेजते हैं तब दोनों कमरों की संख्या समान हो जाती है, यानी कि हो जाएगा हम लोग का x - 10। ये कमरे ए के विद्यार्थियों की संख्या था, कमरे बी के विद्यार्थियों की संख्या क्या था? y + 10। ये क्या हो जाते हैं? समान मतलब बराबर, इसलिए हो जाएगा यहाँ बराबर का चिन्ह या इक्वल का चिन्ह हो जाएगा। तो अब यहाँ से चर वाले को एक तरफ और अचर वाले को एक तरफ ले लाते हैं, तो y को बाएं साइड इधर ले लाते हैं
तो x माइनस वाई हो जाएगा और -10 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 + 10, तो हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 1। तो ये हो जाएगा। अब द्वितीय शर्त अनुसार चलते हैं। अब द्वितीय शर्त अनुसार, तो द्वितीय शर्त क्या था, तो द्वितीय शर्त से कमरे बी से 20 विद्यार्थी कमरे ए में भेज दिए जाने पर, तो अब क्या कर रहे हैं, तो बी से 20 विद्यार्थी किस में भेजा जा रहा है, ए पर भेजा जा रहा है। तो बी पर क्या हो जाएगा 20 विद्यार्थियों की कमी और ए पर क्या हो जाएगा 20 विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाएगी। तो हो जाएगा ए में विद्यार्थियों की संख्या इज इक्वल टू हो जाएगा x + 20। तो पहले कितना माने थे, x माने थे, अब क्या कर दे रहे हैं, b से a में भेज दिए जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 20 बढ़ जाएगा, यानी कि x + 20 हो जाएगा या x + 20। तो तथा b में विद्यार्थियों की संख्या कमी हो जाएगा, b में विद्यार्थियों की संख्या इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 20। ये हो जाएगा कमी मतलब माइनस। तो पहले कितना माने थे फर्स्ट में y, तो अब 20 भेज दिए जा रहे हैं a में, तो यहाँ क्या हो जाएंगे b में कमी हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा। अब क्या दिया था, दिया है जब इस तरीके से b से a में भेज दिया जाता है तब क्या हो जाता है बोला था, तो a में विद्यार्थियों की संख्या इज इक्वल टू 2 × b में विद्यार्थियों की संख्या, ये हो जाएगा द्वितीय शर्त अनुसार। तो द्वितीय शर्त जो क्या बोला था, जब इस तरीके से b से a में भेज दिया जाता है 20 विद्यार्थी, तब जो होता है a में विद्यार्थियों की जो संख्या होता है वो b से दुगुने के बराबर होता है बोला था। तो इसलिए हम लोग क्या लिख दिए हैं, a में विद्यार्थियों की संख्या इज इक्वल टू 2 × b में विद्यार्थियों की संख्या। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर रख देते हैं। तो a में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो a में विद्यार्थियों की संख्या x + 20 है और 2 × b में विद्यार्थियों की संख्या है हम लोग का y माइनस 20 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सरल कर देते हैं, तो हो जाएगा x + 20 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई, तो 2y माइनस 40 हो जाएगा। अब y वाले को एक तरफ ले लाते हैं, यानी कि अचर वाले को एक तरफ और चर वाले को एक तरफ, तो 2y इधर आ जाएगा, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू -40। अब ये उधर जाएगा तो -20 हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू -60। तो ये हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 व 2 को हल कर लेंगे और वहाँ से x और y का मान निकाल लेंगे। तो x और y का मान निकल जाएगा। तो x क्या था, a में विद्यार्थियों की संख्या और y b में विद्यार्थियों की संख्या। तो इस तरीके से दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या हम लोग को पता चल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग समीकरण 1 व 2 को हल कर लेंगे और x और y का मान निकाल लेंगे। तो जो x और y का मान आएगा वही विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः a व b में होंगे। तो आगे आप लोग बनाएंगे, इससे आगे समीकरण को हल कर लेंगे। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जब किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी तथा चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है, तब उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है, जबकि
या जब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है एक आयत है जिसकी लंबाई में अगर 5 इकाई की कमी कर दी जाती है, यानी कि कम कर देते हैं 5 इकाई, तथा चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा देते हैं, यानी कि वृद्धि कर देते हैं, तो अब उसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ये पहला शर्त है। और दूसरा क्या बोलता है? जब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाती है, यानी कि कम कर देते हैं, चौड़ाई में 5 इकाई और लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि, तो आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तब हम लोग को क्या ज्ञात करना है? आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं आयत की लंबाई x और चौड़ाई y इकाई मान लेते हैं। तब क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल x इंटू वाई होगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो चलिए देखते हैं इसका हल। तो हल नंबर 14, माना आयत की लंबाई x इकाई तथा चौड़ाई y इकाई है। तो ये मान लिए आयत की लंबाई कितना? x इकाई और चौड़ाई y इकाई मान लिए हैं। ये हो जाएगा। तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तब क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। तो ये आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। तो हो जाएगा, हम लोग का लंबाई कितना माने हैं? x माने हैं और चौड़ाई y माने हैं, तो x मल्टीप्लाई वाई, तो हो जाएगा x y वर्ग इकाई। ये हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। अब प्रथम शर्त से लेंगे हम लोग या चलेंगे प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्त था हम लोग का, प्रथम शर्त के अनुसार लंबाई में क्या कर देते हैं? 5 इकाई की कमी मल्टीप्लाई चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर देते हैं। तब उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है? पूर्व के क्षेत्रफल में 80 वर्ग इकाई की कमी हो जाता है, यानी कि पूर्व का क्षेत्रफल माइनस 80। अब यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? लंबाई में कितने इकाई की कमी कर रहे हैं? 5 इकाई। तो लंबाई क्या था हम लोग का? x था, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 5 हो जाएगा ये। फिर मल्टीप्लाई चौड़ाई क्या माने थे? y, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि, तो क्या हो जाएगा? y प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू पूर्व का क्षेत्रफल, यानी कि कितना है? x इंटू वाई है, तो x इंटू वाई माइनस 80 ये हो जाएगा। अब इसको सरल कर देंगे, तो सरल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा, यहाँ से x का y से करेंगे तो कितना हो जाएगा? x y हो जाएगा, और x का 2 से करेंगे तो प्लस में 2x हो जाएगा। फिर माइनस 5 का y से करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 5y आएगा। फिर माइनस 5 का प्लस 2 से तो कितना आएगा? माइनस का 10 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 80 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सरल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? इसको एक्स वाई इधर भी है और इधर भी है, तो इसको उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा 2x माइनस 5y इज इक्वल, अब ये माइनस 10 है, इसको भी उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का एक्स वाई माइनस 80, और ये 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 10, तो प्लस 10 ये हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सरल करते हैं फिर से आगे, तो 2x माइनस 5y इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और यहाँ से ये सरल होगा तो कितना आ जाएगा? माइनस 70। तो ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 1। तो ये प्रथम शर्त से समीकरण 1 प्राप्त कर लिए। अब फिर द्वितीय शर्त से दूसरा समीकरण प्राप्त करेंगे।
तो द्वितीय शर्त था हम लोग का लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी, तब क्या हो जाता है क्षेत्रफल, पूर्व के क्षेत्रफल का 50 हो जाता है। तो हम लोग का क्या था, फर्स्ट में लंबाई जो था x माने थे, तो यहाँ क्या कर रहे हैं 10 इकाई की वृद्धि, तो क्या हो जाएगा x प्लस 10 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई और चौड़ाई में क्या कर रहे हैं 5 इकाई की कमी, तो क्या हो जाएगा y माइनस 5 हो जाएगा। चौड़ाई क्या माने थे y, 5 इकाई की कमी यानी कि माइनस, और पूर्व का क्षेत्रफल कितना था एक्स वाई था, प्लस 50 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सरल कर देंगे, तो यहाँ से इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा x का मल्टीप्लाई यहाँ से हो जाएगा तो एक्स वाई होगा, फिर x का -5 से तो क्या हो जाएगा -5x होगा, फिर प्लस 10 का y से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 10y हो जाएगा, फिर प्लस 10 का -5 से तो क्या हो जाएगा -50। ये हो जाएगा, इतना समझ गए। और इधर का उसी को लिख देंगे x y प्लस 50, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से आगे इसको सरल कर देते हैं, तो हम लोग क्या कर देंगे एक्स वाई और -50 को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो क्या बचेगा माइनस का 5x प्लस 10y इज इक्वल हो जाएगा एक्स वाई। अब इसको उधर ले जा रहे हैं तो -xy, अब ये प्लस का 50 है और ये उधर जाएगा, माइनस में था तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस का 50, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा और ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को -5x प्लस ये 10 था तो 10y इज इक्वल टू 100, तो ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों समीकरण यानी कि 1 और 2 को हल कर लेंगे और यहाँ से x और y का मान निकाल लेंगे। तो x और y का जो मान होगा वही क्या होगा, आयत का लंबाई एवं चौड़ाई होगा। तो ये दोनों समीकरण आप लोग हल कर लेंगे और x और y का मान निकाल लेंगे, और x और y ही हम लोग का आयत का लंबाई एवं चौड़ाई होगा। तो यहाँ से आगे आप लोग बनाएंगे। तो चलिए आप लोगों का होमवर्क में क्या रहेगा वह एक बार देख लेते हैं। तो होमवर्क में रहेगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। तो 2 क्वेश्चन 13 और 14 आप लोगों का होमवर्क है। तो आज का क्लास यही तक। ओके बाय।